नमस्कार दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर के जो 5 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, आज के 5 क्वेश्चन है, 27वां दिन है हमारा। और पहला प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फेमस प्लेस रिवर दे रखे हैं, मीन्स फेमस प्लेस दे रखे हैं, रिवर दे रखी है और दोनों को मैच कराना है। अब इसमें आप देखिए पंढरपुर, चंद्रभागा। आप ध्यान यहाँ क्वेश्चन के पैटर्न पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है, देखिए ऐसा है कि 100 के 100 क्वेश्चन का तो पैटर्न तोड़ना मतलब कि ये अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा काम है। हम ये नहीं कहेंगे कि असंभव है, हो सकता है कोई बहुत ही बुद्धिमान और बिरला व्यक्ति हो ऐसा कर ले जाए, लेकिन कुछ नहीं तो आप अपने सिलेक्शन तक के लिए कुछ पैटर्न जो आते हैं रेगुलर, उन पैटर्न को तो एटलीस्ट आप तोड़ ही सकते हो। पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, देखिए, है ना। ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 30 से 35 क्वेश्चन के बीच होंगे ही होंगे। तो स्टैटिक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल अपने हाई लेवल पे मजबूत होना चाहिए, है ना। एक एक किताब तो आपको सब्जेक्ट की 100% अक्षर सा आपको आगे से पीछे तक चीज़ें पता होनी ही चाहिए। उसके बाद आपकी अपनी खुद की एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के साथ स्टैटिक सब्जेक्ट में। तो तब वो 30 से 35 क्वेश्चन आपसे जो है हिलेंगे। उसके बाद रहा बचा, आप कम से कम एडिटोरियल डिस्कशन रेगुलर सुन रहे हो और एडिटोरियल डिस्कशन से रिलेटेड मुद्दे को विद बेसिक एस्पेक्ट सुन रहे हो। इसीलिए देखिए मेरा एडिटोरियल का डिस्कशन जो है वो लंबा चला जाता है। हमें कई बार 2 पार्ट बनाने पड़ते हैं एक ही दिन में। मेरे लिए बहुत लेंथी और बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए एडिटोरियल लेट भी हो जाता है, लेकिन हम उसको विद बेसिक और एकदम सॉलिड तरीके से ही बना के उसको जो है अपलोड करते हैं, ताकि जब आप पढ़ें तो आप A to Z किसी मुद्दे के बारे में जान सकें। 1-2 बार जान जाएंगे, उसके बाद आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ी तकलीफ होगी, है ना, परिश्रम करना ही पड़ता है। तब क्या है, आपको जो है परिश्रम किया हुआ मिल रहा है। इसके अलावा एडिटोरियल सुनने के बाद कोई डाउट बचता है, जैसे आज जो है पूरे डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड पूरा डिटेल में आज वाला एडिटोरियल डिस्कस किया है। A to Z डिजिटल इकोनॉमी, भारत के जितने प्रावधान हैं, दुनिया के कौन से देशों में कहाँ क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए जो है वो एक आर्टिकल डिस्कस किया है तकरीबन 40-47 मिनट का। तो एक बार आप सुन लेंगे तो दोबारा फिर डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड, डिजिटल इंडिया अभियान से लेकर भारत के जितने बिल हैं, आपको सारे A to Z क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो एडिटोरियल को सुनने में किसी तरह की लापरवाही मत करिए, उसको आप पूरा जी जान लगा के सुनिए। इवन आपके जो दोस्त हैं आप उनको भी सजेस्ट करिए कि वो भी सुने, है ना, ताकि उनकी तैयारी जो है एक बेटर मोड में पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि एनालिटिकल अप्रोच जरूर डेवलप करिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन के पैटर्न की बात कर रहे थे। आप देखिए जरा इसको, पंढरपुर, चंद्रभागा। अब इतना जो है जान पाना, देखिए चंद्रभागा भारत में एक्चुअल में, अब एक चीज़ और भी मैं बता दूं आपको कि चंद्रभागा जो है 2 नदियां हैं भारत में, मीन्स एक नदी है भीमा, भीमा को चंद्रभागा कहते हैं। इसके अलावा एक चंद्रभागा नदी खुद और है भी, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई कि आप जो है चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर पड़ता है कि नहीं, ये आप जानो। दूसरी बात ये कि चूंकि पंढरपुर खुद बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है विठोबा के मंदिर को लेकर के, तो आप एक बार कभी जानकारी देखते देखते देख भी सकते हैं किस नदी के किनारे पड़ता है। चूंकि ये भीमा नदी वहाँ से चंद्राकार में निकलती है, इसलिए जो है उसको चंद्रभागा वहाँ बोला जाता है, भीमा नदी को, ठीक है। पर्टिकुलर भीम नदी का नाम जो है वो भीमा है। अब उसके बाद देखिए तिरुचिरापल्ली, कावेरी। ये कावेरी नदी इतनी इंपॉर्टेंट नदियों में से दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इसको तो आप जो है डिटेल में स्टडी जब आप करना चाहिए आपको, मैप पे आप जो कम से कम पेन चलाइए, नदी के ऊपर चला के देखिए कि कहाँ जा रही है नदी, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो आप देखेंगे तिरुचिरापल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम्पी। अब आप देखिए हम्पी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है और तुंगभद्रा नदी जो है भारत की नदियों में एक इम्पॉर्टेंट नदी है। तो एटलीस्ट हम्पी के बारे में तो जनरली आदमी को ये पता होता ही है या होना ही चाहिए कि ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो अगर कोई ये भर पकड़ लेता कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है तो ये आंसर जो है इसका क्रैक हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो 3 जगह पड़ा था। अगर गलती जरा सा भी ये बात पता हो किसी को कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है तो ये क्वेश्चन क्रैक था। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन ही था। तो क्वेश्चन में हर चीज़ टफ नहीं, आप अपने मतलब को देखिए केवल कि कैसे क्रैक होगा। तो ये भी एक पैटर्न है। कभी कभी बहुत जनरल चीज़ों के बारे में एक आध वहाँ ऑप्शन पड़े रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे एक बार तानसेन को लेकर के एक बड़ा सिंपल स्टेटमेंट दिया, अब वो इतना कन्फ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया था। अब आप देखिए विकल्प के तौर पे आप ये भी देख सकते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये है देखिए भीमा नदी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, मैप में भी आप देख लीजिए इसको। ये देखिए ये है भीमा नदी, एक सेकंड ऊपर से दिखाते हैं।
ये है भीमा नदी, अब आप देख पा रहे होंगे, दिख रही है। तो ये भीमा नदी आप देख रहे होंगे, हालांकि शहर वगैरह साफ़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप केवल एक बार केवल इतना देख लो कि कैसे जा रही है, ठीक। और भारत के किस हिस्से में, छोटे मैप में एक स्क्वायर बना के दे रखा है, बाकी हम लोग देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट। अब देखिए आप, भीमा रिवर ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा रिवर इज ए मेजर रिवर इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। इट फ्लोज साउथ ईस्ट फॉर 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर के लिए बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द कृष्णा रिवर, और अंततोगत्वा जो है ये कृष्णा रिवर में मिल जाती है। और आफ्टर द फर्स्ट 65 किलोमीटर्स इन ए नैरो वैली थ्रू रग टेरेन, द बैंक्स ओपन अप एंड form a fertile agricultural area which is densely populated. The river is prone to become dry during the summer season. गर्मियों के टाइम सूखने लगती है, जहाँ से निकलती है तो जो है काफ़ी एग्रीकल्चर एरिया इसकी वजह से बसा हुआ है, जहाँ सघन आबादी रह रही है। 2005 में जो है सोलापुर, विजयपुर और कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ भी आ गई थी इसकी वजह से। अब आप समझ लीजिए कि इससे क्या पता चला कि सोलापुर, विजयपुर और कलबुर्गी कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो है इसी भीमा नदी के किनारे पड़ते हैं। द रिवर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज चंद्रभागा रिवर स्पेशली एट पंढरपुर एज इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ मून। पंढरपुर में स्पेशली इसको जो है चंद्रभागा नदी बोला जाता है। दूसरी नदी आप देखिए, कावेरी नदी की बात कर रहे थे, तो एक तो आप मैप में देख रहे होंगे कावेरी नदी, देख लीजिए आप, जा रही है ना। एक तो ये निकलती है कर्नाटक में जो है माडिकेरी डिस्ट्रिक्ट है, माडिकेरी डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स कोडगू शायद जिला है और उसका हेडक्वार्टर माडिकेरी है। तो वहाँ से जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, और निकलती हुई आप देख रहे होंगे लास्ट में जो है डेल्टा बनाती है। दूसरा एक बड़ा मैप भी है इसका, आप ये भी देख सकते हो, एक सेकंड इसको बड़ा कर देखिए, ये है, आप इसको और बड़ा करके देखेंगे। हालांकि शहरों के नाम देखिए क्लियर नहीं आ रहे थे, मैप हमने काफ़ी कोशिश की ऐसा मैप देखने की, लेकिन मिल नहीं पा रहा था, इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल अभी आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये नदी देखिए कैसे निकल रही है वहाँ से, जहाँ हमने आपको बता दिया पहले भी, है ना। और कई सारी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं कावेरी की, तो सारी इन्फॉर्मेशन शायद अभी इंक्लूड कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एक तो क्या है कि एक्सप्लेनेशन की वजह से मामला काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो 5 क्वेश्चन डिस्कस करना एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी कठिन पड़ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर डिस्कस करना है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़ा घटाने पड़ेंगे, ताकि एक्सप्लेनेशन जो है वो इफेक्टिव हो। तो अब ऐसा करेंगे कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे प्रीवियस ईयर के, ताकि जो है उसको डीपली डिस्कस किया जा सके। 5 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो ठीक है, ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी के बारे में जानकारी देख लीजिए कि वन ऑफ द मेजर इंडियन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है महाराष्ट्र में नहीं बहती, भी हमने आपको बता दिया कर्नाटक से ही उद्गम ही होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। द कावेरी रिवर राइजेज एट तलकावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स, कोडगू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 किलोमीटर above mean sea level and flows for about 800 kilometer before its outfall in the Bay of Bengal. It reaches the means बंगाल की खाड़ी में मिलती जाके 861 किलोमीटर बहती है। ऊपर आपने देखा होगा कि भीमा जो है अकेली उतना बह जाती है और मिलती है जाके किसमें, कृष्णा रिवर में, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे कृष्णा रिवर जो है ज़्यादा लंबा बहती होगी, ठीक है। तो इट रीचेज द सी इन पूमफुआर इन मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट। खैर पूमफुआर आप याद रख सकते हो, पूमपुहार, ठीक है, पूमपुहार। तो इट रीचेज द सी इन पूमपुहार। अच्छा, खास बात यह है कि कावेरी नदी और जो उसके ऊपर कृष्णा नदी है, इन दोनों का डेल्टा एकदम बहुत आसपास, शायद गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आसपास रहता है यहाँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कभी दोनों नदियों के मैप को देखा भी होगा आपने कभी ना कभी, तो आप देखेंगे काफ़ी नज़दीक नज़दीक रहते हैं दोनों डेल्टा, ठीक है। तो ख़ास तौर से जब नदी कोई डेल्टा बनाती है उसमें ज़रूर देखा करिए कि जो है कौन सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि डेल्टा के किनारे इंपॉर्टेंट शहर हो सकता है कभी, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग पूमपुहार में जो है ये मिलती है जा कर के कावेरी नदी, कहाँ, सागर में, और तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है माइल दुथुरई, ठीक है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। सबसे लंबी तो गंगा है, याद रखिएगा, ठीक है। इन सदर्न इंडिया द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु
और तमिलनाडु में सबसे लंबी है कावेरी नदी, ठीक है। विच ऑन इट्स कोर्स बाइसेक्ट्स द स्टेट इनटू नॉर्थ एंड साउथ। इन एंशिएंट तमिल लिटरेचर द रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड पोन्नी। इसको जो है पोन्नी कहा जाता है तमिल साहित्य में, ये और इम्पॉर्टेंट है। द गोल्डन मदर इन रेफरेंस टू द फाइन सिल्ट इट डिपॉजिट्स। तो जो बालू उसमें जमा होती है वो इतनी ज़्यादा फाइन है कि उसकी वजह से इसको गोल्डन मदर, पोन्नी का मतलब जो है गोल्डन मदर है। कभी कभी पूछ लेता है पोन्नी का क्या मतलब, तमिल से जो है एक आध वर्ड जरूर पूछा जाता है। तो ये नदी को लेकर पोन्नी कहते हैं, याद रखिएगा। कावेरी इज ए सेक्रेड रिवर टू द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया एंड इज वर्शिप्ड एज गॉडेस कावेरी अम्मा। इसे कावेरी अम्मा के नाम से पूजा की जाती है इसकी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अमॉन्ग द 7 होली रिवर्स ऑफ इंडिया। और भारत में 7 नदियों को पवित्र माना जाता है, उनमें से एक है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन बोथ कर्नाटक एंड तमिलनाडु ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो भाई नदी बहेगी, खेती तो होगी इसके आसपास, ठीक है। सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं तो बाईं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं दाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में देखिए हेरंगी है, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, साराबंगा और थिरुमनीमुथारू। तो इसमें ये साराबंगा, थिरुमनीमुथारू और हेरंगी, ये 3 को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये तीनों जो है आपको पता होंगी, मैप में बड़ा साफ साफ दिखाई भी देती हैं। लेकिन हेरंगी, साराबंगा और थिरुमनीमुथारू ये नदियां जो है सहायक आपको मैप में जनरली आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको याद रखिएगा। बाईं तरफ से मिलती हैं इसमें। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, भारत की नदियों में 7 में से एक है, होली रिवर्स में से। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों की अगर बात करेंगे आप तो लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, इसको काविनी भी बोलते हैं, कबानी, भवानी, नौयल, अमरावती और मोयर, ये जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन किसी न किसी तरह से बनते ही रहे पास्ट में, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको सहायक नदियों के बारे में। ऊपर जो हम लोगों ने नदी डिस्कस की उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, भीमा के बारे में। बाकी मालप्रभा रिवर की बात कर लीजिए तो मालप्रभा रिवर को आप देखेंगे, ये कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी है जो स्टेट ऑफ कर्नाटक में बहती है। वेस्टर्न घाट से उदय होता है इसका, और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से निकलती है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक का ही है। और रिवर जो है वो कृष्णा नदी में मिल जाती है। कहाँ, अब ये जगह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर बगलकोट डिस्ट्रिक्ट के पास मिलती है, इतना आप मैप में देख सकते हैं। देखिए यहाँ सुन रहे हैं तो एक बार लगे यहाँ तुरंत मैप उठा के देख लेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। ये 4 स्टेट दे रखे हैं और ये कहा था कि जंगल की जो संघनता है क्षेत्रफल के अनुसार इनको प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में लगाना था कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, फिर उसके मीन सबसे कम जंगल कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देख के उस समय सबको ये लगा कि भाई कितना डाटा याद रख सकता है आदमी। अब चक्कर क्या था, अभी आप देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको एक मैप दिखाते हैं, देखो ज़रा, ये है वो मैप, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जितना ज़्यादा गहरा हरा रंग होगा उतना ही क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत ज़्यादा होगा वन का, ठीक है। ये मैप है स्टेट और यूटीज़ का। अब आप ज़रा गौर से देखिए इस मैप को, ये ज़िंदगी भर के लिए याद रखिएगा, दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मिस्टेक फर्दर आपसे अब होनी नहीं चाहिए। और कैसे चीज़ें देखिए, चीज़ों को आपको देखने की आदत होनी चाहिए, डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें आप देख रहे होंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि वनों का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गहरा हरा दिखाई दे रहा होगा, जो मिजोरम में दिख रहा होगा, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद कुछ जो है हल्का हरा दिख रहा होगा। मिजोरम के ऊपर है मणिपुर और मणिपुर के ऊपर है नागालैंड, तो नागालैंड और मणिपुर, और उसके बाद उसी कैटेगरी में आपको त्रिपुरा दिख रहा है और मेघालय दिख रहा है। बाकी आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे हल्का हरा रंग अगर किसी का है तो आसाम का है, यानी आसाम में उतना जंगल नहीं है जितना ये किनारे किनारे के राज्यों में है। अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है इसमें सबसे ज़्यादा है। अब मेन भारत में आइए तो गंगा जहाँ बहती है उस गंगा वाले क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि जंगल जो है बहुत हल्का है ना। अब राज्य आपको पता ही है कौन कौन है, कुछ हिस्सा पंजाब का होगा, हरियाणा का है, दिल्ली है, फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इतने स्टेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें जंगल आप देख रहे हैं बहुत हल्के जंगल है। फिर आप राजस्थान देख रहे होंगे, इसमें भी जंगल हल्के हैं। गुजरात देख रहे होंगे, इसमें भी जंगल हल्के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में भी जंगल हल्का ही है। मध्य प्रदेश में आप देखो जंगल हल्का है,
पर मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ हल्के जंगल में आप जो गहरा जंगल देख रहे होंगे, तो गहरा जंगल जो है वो आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ थोड़ा ज़्यादा गहरा है और बगल में उड़ीसा जो है वो बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा गहरा रंग है, ठीक। गोवा में जंगल आप देख रहे होंगे गहरा हरा है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत में केवल केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे गहरा हरा है। अब इतना आपने देख लिया, अब आप देखना कितनी आसानी से आप जो है डील कर ले जाओगे क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, 4 स्टेट जो दिए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और आपको इनको आरोही क्रम में लगाना था। तो सबसे कम जंगल अब आप बताओ कहाँ होगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो अब आप बहुत आसानी से ये बात देख सकते हो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा गहरा जंगल जो है छत्तीसगढ़ में था। तो सबसे लास्ट अगर कोई होगा तो वो छत्तीसगढ़ होगा, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। उड़ीसा जो है आपने देखा था कि थोड़ा बाकियों की अपेक्षा अधिक हरा था, पर छत्तीसगढ़ से कम था। तो दूसरा राज्य इसका मतलब जो है छत्तीसगढ़ के पहले जो होगा वो उड़ीसा होगा। अब बचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर के कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती, तो आप सीधा समझ रहे होंगे महाराष्ट्र में कम ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है पठारी टाइप का इलाका है। हालांकि विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उन पहाड़ियों में जंगल होने की संभावना थोड़ी बहुत है। लेकिन जो घाटों का अंतिम छोर है महाराष्ट्र में, उसमें जंगल की कोई संभावना नहीं है ना। बारिश भी ऐसी कोई खास नहीं होती वहाँ, और ऐसी कोई विशेष वहाँ नदियाँ वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगी। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में सबसे कम जंगल होगा। तो महाराष्ट्र में सबसे कम, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और सबसे अंत में छत्तीसगढ़। तो इसका क्रम जो था वो ये था 3, 2, 4, 1, ठीक है। ये रहा आपका मैप जो था, आप एक बार इसको फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 2010 का भी डाल दिया एक मैप, आप इसको भी देख लीजिएगा कि 2010 में ये कंडीशन थी, और अभी जो ऊपर मैप देखा है वो लेटेस्ट काफ़ी जल्दी का मैप है। तो बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में केवल जंगल का प्रतिशत वहाँ बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे कि नागालैंड में जंगल अच्छा खासा था ही, ऊपर देखा ही है आपने। तो दोनों मैप से जो है एक बार आप देख लीजिएगा मिला के, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप का मैप है। चलिए, एक चीज़ है कि 18 मिनट हो गया है, 5 क्वेश्चन फिर कोई देखता भी नहीं है। तो आगे जो है हम लोग अब 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या कभी जो है मैक्सिमम 3, 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर्स में अब डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद फर्दर कल हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे के जो हमारे एक्सप्लेनेशन यूरोप वगैरह को लेकर के होंगे। तो आज जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखिए। देखिए, धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होंगी, और आपकी अपनी पढ़ाई के साथ साइड में ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। यही आपकी ताकत बनेगा। बोर किसी कीमत पे नहीं होना है आपको, क्योंकि आप बोर जहाँ हुए नहीं, वहीं आप समझ लीजिए कि आपको नुकसान होने वाला है। जहाँ से आपको जो कुछ भी तरीके मिल रहे हैं, देखिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ क्वेश्चन तोड़ने के, वो तोड़ना बस सीख जाइए आप किसी तरीके से। चलिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। इवन जो है आप अगर किसी ग्रुप वगैरह में हैं तो आप वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, और शेयर करने के साथ साथ जो है आप खुद चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अपनी निरंतरता तो बनाए ही रखें एटलीस्ट, कम से कम। तो नमस्कार, धन्यवाद।